करते जाइए साथ साथ, ठीक है। और हाँ जी, तो यही था। अब आगे आने वाली क्लासेस में क्या होगा वो मैं बता दूंगी। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो पहले से ही आ रहे हैं, तो आप सबको पता होगा कि अब तुम लोगों के भी रेगुलर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो अभी नए स्टूडेंट्स आए हैं उनका भी टेस्ट जो है वो मे भी होगा, जो भी होगा वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो शायद फिर आप नहीं देंगे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर तो। बट आज जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों के भी अब रेगुलर टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो दिल्ली और एचपी वाले अपने स्टूडेंट्स हैं तो उनका अभी जो संडे में टेस्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, अपना प्रिपेयर करते रहिए। एंड मिसबा, शिखा एंड अगर तनिष्क आया है तो आप लोगों का भी केमिस्ट्री का टेस्ट है। सिलेबस आप लोगों के ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा 1-2 दिन में या शायद आज ही आप लोगों के पास पूरा 2 महीने तक का टेस्टिंग प्लानर आ जाएगा। टेस्टिंग प्लानर का पीडीएफ मतलब क्या है मेरा, कि जो आने वाले 2 महीने में टेस्ट होने वाले हैं आप लोगों को पहले ही बिफोर हैंड जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। कि ये चैप्टर का टेस्ट होने वाला है एंड अकॉर्डिंगली हमें वो प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों का 8 अगस्त को आप लिख भी सकते हैं, आपका 8 अगस्त को मेजर टेस्ट होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। आपका 8 अगस्त को मेजर टेस्ट होगा। उस मेजर टेस्ट में आपका 60% रहने वाला है आपका 11th एंड 40% रहने वाला है आपका 12th ग्रेड का, ठीक है। तो वो आपका मेजर टेस्ट होगा। उसको कैसे प्रिपेयर करना है वो सब आप लोगों को मैं बता दूंगी एंड बाकी टीचर्स भी आप लोगों को कन्वे कर देंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेजर टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेबस भी मिल जाएगा क्योंकि पूरा वो प्लानर जब आप लोगों के पास होगा तो आपको पता रहेगा कि 8 अगस्त को इतने चैप्टर्स का जो है टेस्ट है हमारा, तो हमें अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, ठीक है। जहां तक मेरे को केमिस्ट्री का पता है तो केमिस्ट्री में तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्मोडायनामिक्स, ये 5 चैप्टर रहेंगे। उसके अलावा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और शायद केमिकल काइनेटिक्स भी है, तो ये वाले चैप्टर रहेंगे। तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है ताकि आप इनको साथ साथ प्रिपेयर करें। ऐसे मत सोचना कि मैम बहुत ज्यादा चैप्टर है, ठीक है, बट आप लोगों को रिवीजन के लिए ग्रेड 11 का एग्जाम करवाया जाता है ताकि आप लोग साथ ही साथ अपने 11th पे भी फोकस करें। क्योंकि अगर मान लो 12th हो गया और 11th आपने देखा ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं किया, तो फिर वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है टीम ने कि आप लोगों का साथ साथ 11th के भी कुछ कुछ चैप्टर्स का टेस्ट देते जाए। अब हो सकता है कि आप लोगों का जैसे केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं, ऐसी बायो में 10 चैप्टर हैं एंड 5-6 चैप्टर उसमें भी होंगे, फिजिक्स में भी। तो आपको ऐसा माइंड पे बर्डन नहीं लेना कि मैम बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सारे तो नहीं होंगे। आई नो सारे कर पाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, बट आप कुछ चैप्टर्स तो कर सकते हैं ना, है ना, कुछ चैप्टर्स तो कर सकते हैं। इसीलिए जब आप 11th पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये नहीं करना कि मैं ना थोड़ा कर लेता हूँ सब और उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे तो मेरे नंबर बन जाएंगे। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। गुड इवनिंग। जो आप चैप्टर पकड़ रहे हो ना उसको फिर आपको पूरा कंप्लीट करना है। गुड इवनिंग स्नेहा। जो आप चैप्टर पकड़ रहे हो, लेट से आप पीरियोडिक पकड़ रहे हो तो पीरियोडिक को खत्म करिए। लेट से आप अगर केमिकल बॉन्डिंग को पकड़ रहे हो तो केमिकल बॉन्डिंग को खत्म करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा केमिकल बॉन्डिंग कर लिया आधा ये कर लिया, ऐसा मत करना, ठीक है। या तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ चैप्टर में से कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपना पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करिए क्योंकि नीट में हमें सब कुछ पढ़ना है, यू नो ना। जो जनरल का अगर मैं बच्चा की बात करूँ तो उसको 650 प्लस चाहिए, 650 से नीचे कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ोगे वो सारा पढ़ना, ठीक है। बेशक सारे चैप्टर नहीं हो पाएंगे 10 दिन में, तो इसीलिए जितना भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरीके से आप लोगों को जो है बनाना मतलब प्रिपेयर करना है। आप लोगों के ग्रुप में सब इंफॉर्मेशन भेज दूंगी मैं, ठीक है। चलो, कोई मुझे कुछ कह रहा था क्या? दक्ष नहीं, अभी ऑफलाइन नहीं होगा मेरा बेटा, अभी तो ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन कुछ होगा तो वो बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे आपको, है ना। कुछ और कह रहे थे आप लोग, प्लीज बताइए वरना फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा बेटा। चलो
Yes, Yes, ma'am. ठीक, Yes, ma'am. ओके। एंड आई होप कि आप लोग मेरे दिए गए होमवर्क को जो है सीरियसली लेते हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था डीएनएफ लोग की, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, देयर विल बी नो न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल नहीं रहेगा इनऑर्गेनिक में। एक महीने के लिए तुम्हें बहुत शांति है, शांति इन द सेंस कि कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारा नहीं, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। बट थ्योरेटिकल में फिर हमें ये चैलेंज आ जाता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो जो मैं आपको कराती हूँ, पहले आप या तो एक काम कर सकते हो, या तो पूरा चैप्टर आप पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना लाइन बाय लाइन, तो आपको समझ में भी आएगा कि मैम ने क्या पढ़ाया था क्लास में। उसके अलावा मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है, मेरे क्लास नोट्स और मेरे दिए गए क्वेश्चन प्लस मॉड्यूल। मॉड्यूल आपको लगाना पड़ेगा, मॉड्यूल में कम से कम 200-250 क्वेश्चन है। उसमें जो जेई के क्वेश्चन है, सिर्फ जेई एडवांस के आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको लगाने हैं। समझ में आ गई? क्योंकि इनऑर्गेनिक का लेवल आपको एटलीस्ट जेई मेंस तक का तो रखना है बेटा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कभी भी घुमा के भी दे सकता है, तो अगर तुम सिर्फ नीट लेवल तक ही अपना डीएनएफ ब्लॉक की नॉलेज को रखोगे ना, तो आने वाले टाइम में अगर क्वेश्चन टफ पूछा तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे फॉर श्योर, ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो लेक्चर डिलीवरी भी रहेगा वो भी ऐसे ही रहेगा कि थोड़ा सा डिटेल में जाके चीजों को समझेंगे, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग क्या कर ले उसको अटेम्प्ट कर ले, ठीक है। चलो, तो आई गेस 32 स्टूडेंट्स आ गए हैं, ओके ग्रेट। और प्लीज रेगुलर जरूर रहना, अगर तुम रेगुलर नहीं रहोगे ना, बीच बीच में तुमने बंक मार लिया तो फिर काम नहीं चलेगा बेटा। यू हैव टू बी सुपर रेगुलर, ठीक है, सुपर एक्टिव एज वेल एज सुपर रेगुलर। तो ये काम मत करना कि तुम लोग जो है लॉग इन करके छोड़ जाओ, है ना, या क्लास में ना हो, फिर वो तुम्हारी परफॉर्मेंस ही नहीं होगी इम्प्रूव, ठीक है, वो परफॉर्मेंस डिप करेगी, ठीक है। तो आज बेसिकली मुझे क्या करवाना है, गुड इवनिंग एवरीवन, ओके शिवानी आ गई, ठीक है। आज बेसिकली क्या करवाना है मुझे, आगे कंटिन्यू करवाऊंगी तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड आज बहुत कुछ लिखने का भी है, तो मैं काफी कुछ आप लोगों को लिखवाऊंगी, तो आप लोगों को वो एक एक चीज मेरी नोट डाउन करनी है जो जो मैं लिखवाऊंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, एनाइनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में तुम्हारा जो है डी ब्लॉक है, ये मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, ये वाला पार्ट मैं आज कवर करा दूंगी, एंड ये बाकी वाला पार्ट मैं कब कवर करवाऊंगी, कल वाली क्लास में। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. चलो आगे आते हैं। वेटेज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ तुम लोगों के साथ। इस साल 3 क्वेश्चन आए थे भाई, 3 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर का चैप्टर था, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, एक बार फटाफट से रिकैप कर ले, क्या फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि क्या हमने किया था लास्ट क्लास में, कोई मुझे बताएगा लास्ट क्लास में क्या किया था? डीएनएफ ब्लॉक, डी ब्लॉक हाँ, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। और क्या किया था हमने, ये देखा था कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। यस मैम। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है, कोई मुझे बताएगा प्रियांशी, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते थे? मैम, जिनके इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते थे। वेरी गुड। जिसमें क्या होता था, इनकम्प्लीट डी सबशेल होती थी, या आप इनकम्प्लीट बोल सकते हो डी ऑर्बिटल, मतलब अगर आपके डी वाली ऑर्बिटल में 1 से 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलते थे उसको कि वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिसमें से मैंने बोला था जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ जो है पढ़ा जाता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। और मैंने ये भी कहा था कि all transition elements are d block elements, but all d block elements are not transition elements, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, है ना, और उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, और उतना ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी। आपका जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है वो सॉफ्ट हुआ करते थे,
क्योंकि उनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा ओके वेरी गुड, काफी बच्चों ने बता दिया भाई। ठीक है, और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अगर डी ब्लॉक एलिमेंट में बात करूं तो वो टंगस्टन का होता है। यस, उसके अलावा हमने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी डिस्कस की थी कि हमने देखा था स्कैंडियम टू मैग्नीज तक तो डिक्रीज हो रहा है, आयरन कोबाल्ट निकल में ऑलमोस्ट सेम रह रही है, फिर उसके आगे क्या हो रहा है, आपके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो रही है। रीजन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। यस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर आगे हम चलते हैं आज की क्लास में आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसा टॉपिक है जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, आप लोग 11th में पढ़ते हो, 9th 10th में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने तुम्हें पी ब्लॉक में बताया था। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? सना आप बताओगी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? यस, आयनाइजेशन एनर्जी प्रियांशी नहीं, प्रियांशी नहीं, पलक, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आवाज नहीं आ रही सबको मेरी? मैम आ रही है। मैम आ रही है। हाँ, तो बता के नहीं रहे भाई। यस चेतना, आप बताओ। Ma'am, energy required to remove the electron from its gaseous atom. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, यही आप बोलते थे। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। अमाउंट ऑफ, बेटा जिसको नहीं पता ना, तो बड़ी गलत बात है। आप लोगों ने पूरा पी ब्लॉक पढ़ दिया मेरे साथ, पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ के आ गए, है ना, और ये नहीं पता आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। ठीक है, स्क्रीन विजिबल नहीं है तो रिज्वाइन करो बेटा, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज कौन सा इलेक्ट्रॉन? बैलेंस शेल वाला की बात करते हैं। मोस्ट लूजली बाउंडेड टू रिमूव, यहाँ पे लूज की जगह रिमूव लिखिए, टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यही बताया था। यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका एटम गैस है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका एटम गैस है, आप उसको एटम को गैसेस फेज में लाना पड़ेगा। अगर वो सॉलिड में है तो पहले सप्लीमेशन एनर्जी देके उसको गैसेस फेज में चेंज करो, देन आप आयनाइजेशन एनर्जी उसको दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी पी ब्लॉक की बातें याद हो या अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बातें याद हो 11th की, तो आप लोग ये पढ़ते हैं कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो आप बोलेंगे कि साइज छोटा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, है ना, जिसकी वजह से साइज छोटा है। अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी दोबारा। ठीक है, तो अगर बेटा लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो इसके हिसाब से हमारा जो 3D सीरीज है या 4D सीरीज या 5D सीरीज की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, और डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना डिफिकल्ट होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। मानते हो ना कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। ये है हमारा जनरल ट्रेंड जो हम पढ़ के आते हैं। ठीक है, ओके। उसके अलावा एक और चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि अगर आप एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मान लो कोई एलिमेंट है उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, उसके बाद आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ऐसे तीसरा निकाला, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो मैं ये यहाँ पे उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही। ठीक है, डिस्कस मैं उन चीजों को करूंगी जो आप लोगों के लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये पी ब्लॉक में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँ, लेट से कोई एलिमेंट है, उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी हमेशा किससे, 2 से, और 2 वाले की ज्यादा होगी किससे, 1 से।
ठीक है, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहता है, ये रहता है। क्लियर है? यस मैम। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यादें ताजा हो रही हैं कि हाँ मैम ऐसा तो पढ़ा था। अब आते हैं तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब तुम ध्यान से देखना, ये मैंने एनसीईआरटी की टेबल उठा के लगाई है, ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी की टेबल में तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में तुम्हें मिल जाएगा। फिलहाल ये देखो, अब एनसीईआरटी की बुक मत खोल के बैठ जाना, ठीक है। इधर देखो, अगर मैं देखूं तो बेसिकली कुछ आयनाइजेशन एनर्जीज के डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के। तो ये आपका स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज के बाद क्या आता है? आयरन। Iron, आयरन के बाद cobalt, कोबाल्ट, उसके बाद निकल। nickel, कल ठीक है, यही आता है, सबको पता है। चलो अब तुम आओ, यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेप्शंस हैं क्या। हाँ, तो मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस होती है पी ब्लॉक, जब मैं पढ़ा रही थी। रीजन ये होता है इसका, वैसे तो तुम्हें धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा, क्योंकि बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना। कुछ कुछ एलिमेंट तो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह से इनमें एक्सेप्शंस भी आती है। अब देखो कैसी एक्सेप्शंस की मैं बात कर रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो। लेकिन यहाँ पे देखो अरे प्लीज माइक म्यूट करो, मेरी वॉइस इको हो रही है शायद किसी के अनम्यूट करने से। 656 से 650 यहाँ पे डिक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शन आ गया। होनी चाहिए थी इंक्रीज, बट हो गई डिक्रीज। decrease, बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है इसमें। देखो फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो गई, लेकिन ये देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, बहुत कम इंक्रीज हुआ है। फिर देखो फिर इंक्रीज हो गया, ठीक है मैम, फिर इंक्रीज हो गया, ठीक है मैम, ये देखो फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। तो आप देख रहे हो कितनी बीच बीच में एक्सेप्शंस आ रही है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे कौन कौन सी एक्सेप्शन दिख रही है मेरा बेटा, वेनेडियम, कोबाल्ट एंड निकल। यहाँ पे एक्सेप्शन है, बढ़नी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, बट क्या हो गई है, वो कम हो गई। decrease, अच्छा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से फिलहाल मेरा लेना देना नहीं है, तो अब इस एक्सेप्शन को याद कैसे करोगे? तो इसको याद करोगे आप ऐसे, वीना को पैसा नहीं देना, नहीं देना, वीना को पैसा नहीं देना। वीना बोले तो वेनेडियम, को माने की कोबाल्ट, पैसा नहीं, नहीं मतलब nickel, क्या तो ऐसे ध्यान रखो, वीको नहीं है ना, वीको टर्मरिक वाली ऐड आती थी ना एक अपनी, है ना। या तो आप वैसे याद रखो, जैसे तुम्हारा मन हो वो करो, बस मुझे चाहिए कि तुम्हें ये याद होना चाहिए। वेनेडियम, कोबाल्ट और निकल में क्या है, एक्सेप्शन है। क्लियर हुआ मेरा बेटा? लेकिन अब हमें और क्या बातें डिस्कस करनी है। यहाँ पे जो डिस्कस करने लायक चीजें हैं ना, वो ये नहीं है जो मैंने अभी बताया है। यहाँ पे डिस्कस करने लायक वो चीज है कि मैम ये क्रोमियम में इतना कम इंक्रीज क्यों आया। हम ये नहीं देखेंगे कि वेनेडियम की क्यों ज्यादा मतलब नहीं हुई, कम हो गई, उस पर हमें जाना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि क्रोमियम का क्यों इतना कम चेंज हुआ, और ये जिंक पे एकदम से जाके इतना ज्यादा चेंज क्यों आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आप हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। 36 स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। और बेटा जो जो पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ ना, वो सब कुछ तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बट अगर तुम इसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, तुम ये चैप्टर छोड़ दोगे। एक सेकंड दो मुझे। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर तुम मेरा बेटा एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो ट्रस्ट में तुम इस चैप्टर को छोड़ दोगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी हुई है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है। तो इसलिए कह रही हूँ, एक बार ये चैप्टर पढ़ लो सारा, उसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ लेना। क्योंकि एनसीईआरटी में तुम देखोगे ना, बहुत कम, मतलब 10 पेजेस में पूरा चैप्टर निपटाया हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन उस 10 पेजेस के अगर मैं एक एक पैराग्राफ को देखूं ना, तो बेटा वहां से 10-10 सवाल बन चुके हैं अभी तक नीट में, है ना। तभी मैं आपको एक एक पॉइंट लिखवा रही हूँ। मेरा मन होता मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की
स्लिपिंग भी लगा देती, बट वो मेरे को पढ़ के फिर दोबारा समझाना पड़ता, वो मेरे लिए ज्यादा दिक्कत देती वो बात। इससे बेटर है कि मैं एक एक पॉइंट लिखती जाऊं एंड आपको समझाती जाऊं। क्लियर है सबको? चलो यस मैम। तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आज की क्लास का किससे रिलेटेड? आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, और यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाएंगे, फिर आपका टेस्ट भी लूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा बेटा, क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोला मैंने? कि जो क्रोमियम है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सबसे कम है। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दिस व्हाई। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा याद रखना बेटा, जब भी तुम इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन करते हो और अगर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में आपसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाता है, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। कैसे सॉल्व करने हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। तो अगर मैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कोई मुझे बताएगा क्या? किशोर आप बताओगे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? आर्गन। पलक आप बताओ। मैम 4s1 3d5। 4s1 3d5। किशोर कोई बात नहीं बेटा, इसको सीख लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है ना। जब आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे ना तो फिर वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आप जब माइक अनम्यूट करो तो मेरी वॉइस इसको, ठीक है? चल अब देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम क्यों है? देखो, अगर मैं मेरा बेटा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? क्रोमियम प्लस बनेगी। और आपको पता है जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आपको पता है एस में 2 भर सकते हैं हम, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आप एस वाले में से निकालोगे, उसके बाद डी वाले का नंबर आएगा, ठीक है? क्योंकि 4s वाले की क्या है? 4s वाले की क्या है? 4s आपका आउटर मोस्ट शेल है, तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है? तो पहले आप उसमें से निकालोगे, तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मेरा बेटा क्या होगा? ये 3d5 बन जाएगा, जो कि क्या है? स्टेबल। यस, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, ठीक है? तो अगर हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब आपने क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो निकालने के बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन रही है पहले के कंपैरिजन में। देख रहे हो? हाँ, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नो डाउट, लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए आप देख पा रहे होंगे टेबल में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आया क्रोमियम के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में, 650 से 653 में ही हो गया है, ठीक है? यही रीजन है कि क्रोमियम के केस में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो मेरा बेटा क्या होती है? लो होती है। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद हम सेकेंड वाली बात करेंगे। लिखिए, क्रोमियम एंड कॉपर, लिखो, क्रोमियम एंड कॉपर एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक्वायर स्टेबल configuration after the removal of first electron and the removal of second electron is quite difficult। क्या ये बात मानते हो तुम लोग? कैसे मानते हो? देखो एक बार, अगर मैं क्रोमियम और कॉपर की यहाँ पे मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊं तो क्रोमियम की क्या होती है? अभी तुम लोगों ने बताया 4s1 3d5। कॉपर की क्या बताई तुम लोगों ने? 4s1 4s1 3d10। तो जब तुम इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप देख पा रहे हो क्या, क्रोमियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो d5 बनेगा, कॉपर से तुम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो क्या बनेगा? d10 बनेगा। यस और नो? ठीक है? यस मैम। एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। लेकिन अगर एक बार स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई, लेट्स से मैं यहाँ पे क्रोमियम प्लस और कॉपर +1 की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है? तो जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, अब ये क्या बन गई? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब तुम अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि अब तुम्हें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ेगा। D10 फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। D5 हाफ फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वहां से भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है क्रोमियम और कॉपर की, वो तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगी। बेशक तुम इस डेटा से भी देख सकते हो, डेटा लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है। देख रहे हो 653 से 1592 का चेंज आ रहा है, और यहाँ पे देखो और कौन सा बताया मैंने, कॉपर, ये देखो 1958। ठीक है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम और कॉपर की क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट चले। ये सारे पॉइंट्स मैं किसके लिखवा रही हूँ बेटा? बेटा अगर आई गेस किशोर का हो रहा है, किशोर आप चैट बॉक्स में और नहीं तो थम्स अप करके बता सकते हैं, है ना। चलो ओके, तो ये बेसिकली सारे पॉइंट्स आपके क्या लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। मैं उसको पॉइंटर्स बनवा के लिखवा रही हूँ। एनसीईआरटी में पैराग्राफ बना के लिखे हुए, अपन पॉइंटर्स बना के लिख रहे हैं, ताकि जब हम एनसीईआरटी में पढ़ो ना तो आपके एकदम से स्ट्राइक कर जाए, हाँ ये तो हमने क्लास में ही कर लिया था। ठीक है, तो क्लास में ही लर्न करके जाओ, घर पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, बिकॉज आप लोगों को पता ही है अगर थ्योरी करके चले गए तो कुछ नहीं होगा, और अगर सिर्फ क्लास अटेंड करके चले गए तब तो होना ही नहीं है कुछ। इसीलिए क्लास अटेंड करो, क्लास को सीरियसली लो, मैं क्या क्या बोलती हूँ। ऐसा नहीं एक कान से सुना निकाल दिया, एक कान से सुनो और उसको यहाँ पे स्टोर कर लो कि मैम क्या बोल रही है, क्योंकि डेली क्लास में मैं एक एक वर्ड जो बोलती हूँ ना वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्लास में भी तुम लोग क्या आया करो, थोड़ा सा टाइम से आया करो, ये सोच के कि एक भी बात हमारी निकल ना जाए। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेरा बेटा यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी मैम, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, जिंक की बोलो, कैडमियम की बोलो, मरकरी की बोलो, वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अगर मैं बात करूं मेरा बेटा जिंक की, तो जिंक का क्या होता है एटॉमिक नंबर 30, तो ये क्या हो जाएगा 4s2 3d10। तो अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बेटा कहां से निकालोगे, एस से निकालोगे। एस क्या है? कंप्लीटली फुली फिल्ड है मैम। है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मेरा बेटा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसीलिए क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है मेरा बेटा, इसकी ज्यादा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? इजी था। यस मैम। उसके बाद मैं एक Yes, चीज ma'am. करवाने वाली हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और एक मैंने लिखा है निकल, कॉपर, जिंक। इसको मैं एक साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलो जितना मैंने तुम्हें बताया है या जितना तुम्हें पता है, तो लेफ्ट टू राइट ध्यान से सुनना। आई नो, वी ऑल नो कि देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन अगर उसको एक्सेप्शंस को मैं थोड़ा साइड में रखूं तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए? तो अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिखूं आयनाइजेशन एनर्जी का, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी का, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, तो किसका ज्यादा होगा? वेनेडियम का सबसे कम, क्रोमियम का, फिर मैग्नीज का होगा। यस और नो? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला क्या मैंने, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनना। लेकिन जो एक्चुअल इसका ऑर्डर होता है बेटा, ये तो ना एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन जो इसका एक्चुअल ऑर्डर होता है वो ये होता है। मतलब कि मैग्नीज का ज्यादा नहीं होता, क्रोमियम की ज्यादा होती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर मैग्नीज की होती है, फिर वेनेडियम की होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों होती है अभी बताती हूँ। क्रोमियम की सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीज, फिर वेनेडियम। किसकी बात कर रही हूँ मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, आओ देखें, इधर आओ, नजर मारो, नजर मारो वेनेडियम पे, क्रोमियम पे और मैग्नीज पे। देखो अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, इधर आओ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो देखो वेनेडियम की है 1414, क्रोमियम की है 1592 यानी कि 1592, एंड मैग्नीज की देखो कितनी है 1509। समझ में आ गया? अब तुम Yes, बोलो ma'am. कोई ये पढ़ेगा भी नहीं है एनसीईआरटी में, और वो इसी से क्वेश्चन निकाल के देगा, और ये निकाल दिया भी हुआ, मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी। तो यानी कि तुम्हें इस टेबल से भी समझ में आ गया क्रोमियम की ज्यादा है, फिर मैग्नीज की ज्यादा है, वेनेडियम की। सेम फॉर ये,
सेम फॉर निकल कॉपर जिंक। जो इसका एक्चुअल ऑर्डर रहता है बेटा किसका, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का। तो इसका ऑर्डर क्या रहता है, कॉपर का सबसे ज्यादा होता है, फिर जिंक का होता है, फिर निकल का होता है। हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जिंक की सबसे ज्यादा, फिर कॉपर की, फिर निकल की, क्योंकि हमारे जहन में क्या है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन। और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी का कोई भी सवाल उसको कैसे सोल्व करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। अब तुम यहाँ पे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो और मैग्नीज की क्या होगी 3d5 4s2, हाँ या ना, और ये हो जाएगी 3d3 4s1। यस मैम। अब तुम ये देखो, यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला 3d5 बन गया, ठीक है मैम। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैम, ये बन गया 3d5 4s1। हाँ 4s1 3d5 करेक्ट होगा। अब ये मत बोलना मैम आपने 3d क्यों लिखा, पहले समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, तो ऐसे दिल पे मत ले जाना, ठीक है। लेकिन अब मेरा बेटा अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा, D5 से। मतलब तुम अब क्या कह रहे हो, क्रोमियम का अच्छा खासा बसा हुआ घर तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें भैया बहुत मेहनत लगेगी। ये तो पहले ही बिखरा हुआ है। देखो तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वो तो खुशी खुशी कहेगा भाई चला जा तू, तेरे जाने से तो मेरे को हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, तो मैं आराम से निकल जाऊंगा। और ये कहता भैया मैं स्टेबल हूँ, छोड़ दे मेरे को, क्यों निकालने पे पड़ा है। तो अगर तुम यहाँ से तुम निकालोगे तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जो क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है मेरा बेटा, वो क्या है, क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ नहीं लिखना जैसे बचपन में लिखते थे माइकाओ का ऐसे, ये नहीं लिखना आपको यहाँ पे स्मार्टली चीजें करनी है, एक नीट एस्पिरेंट जो करता है। आपको यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं। ये मैं क्यों बनवा रही हूँ पॉइंट्स, ताकि आप भी अपने नोट्स में इसी तरीके से पॉइंट्स बनाएं। जब आप पॉइंट्स बना के चीजों को लिखते हैं ना, तो वो रिवाइज करने में बेटा ज्यादा टाइम जाता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही तुम सेम एक्सप्लेन कर सकते हो कॉपर और जिंक के लिए, क्योंकि कॉपर का जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालना पड़ेगा D10 में से। समझ में आई? तो तुम क्या कर रहे हो, कॉपर कह रहा भैया मैं तो पूरा स्टेबल हूँ, मेरे से क्यों निकाल रहे हो। अगर तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो तेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बता इतना अफोर्ड करता है तो ले जा निकाल के। जबकि जिंक का क्या होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तुम 4s1 में से, तो वो कहेगा हाँ भाई जा तू, तेरे जाने से मैं D10 बन रहा हूँ तो निकल ले। इसीलिए कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है जिंक से। सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने क्रोमियम और मैग्नीज के लिए दी है। क्या इतनी दोनों बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है जी, हाँ। कीप गिविंग मी थम्स अप, क्योंकि ये चैप्टर बेटा मुश्किल नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से हमारा एक भी नंबर ना कटे। 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे तुम्हारे, और 3 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारे 12 नंबर कहीं भी ना जाए। यस दीप्ति, यू रेज्ड योर हैंड बेटा। मैम गलती से हो गया। गलतियां बड़ी करते हो तुम, ठीक है। 5th पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। 5th पॉइंट है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई, ठीक है। तुम्हें ये सोचना है और मुझे एक्सप्लेन करना है, तब तक मैं 6th पॉइंट यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। सोच लो और एक्सप्लेन कर देना हैंड रेज करके। यस, हैंड रेज कीजिए कि कौन मुझे बताएगा कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज की ज्यादा क्यों होती है। चलिए करिए हैंड रेज। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर लिया है। मुस्कान आप बताइए। यस मैम, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5। तो मैम फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s2 में से निकलेंगे, और जब हम 3d5 में से निकालेंगे तो मैम वो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हाई होगी थर्ड। वेरी गुड, ठीक है। तो जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बन जाएगा 4s1 3d5। जब तुम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा 3d5। अब ये बन चुका है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन।
तुम देख रहे हो आधे से ज्यादा क्वेश्चन में तो मैंने सेम लाइन बोल रही हूँ, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, ऐसे ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट आता है ना इस चैप्टर का, वो आता है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। वहां पे तुम्हें थोड़ा सा मतलब ज्यादा मैं बोलूंगी समझने की कोशिश करनी होगी। ये तो वाला पार्ट वॉज इजी। ठीक है, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो मतलब यहाँ से निकाल पाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, तभी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज की क्या है मेरा बेटा, ज्यादा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और पॉइंट लिखा है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है ना, मतलब Fe2+, मतलब जब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसका जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज्यादा नहीं है, इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। आई होप आप लोगों ने कर भी लिया हो, क्योंकि Fe2+ में क्या है मेरा बेटा, 3d6 है, आर्गन 3d6 है। यस मैम। अब मैंने सब में आर्गन नहीं लिख रही हूँ तो इट डजंट मीन कि आर्गन नहीं है, आर्गन तो सब में ही है, बट मैं बार बार लिख नहीं रही। तो जब तुम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3d5 बन जाएगा, और Fe+3 में 3d5, तो यानी कि ये क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो तुम D6 से D5 पे जा रहे हो, स्टेबिलिटी पे जा रहे हो, जिसकी वजह से इसमें जो चेंज आएगा, मतलब तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी Fe3+ को बनाने के लिए, कम एनर्जी भी दोगे तो वो बच जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया सबको? रिपीट कर दो मैम। यस मैम। अच्छा रिपीट बोलो, बोलो क्या बोलो, थोड़ा तेज बोलो बेटा, सुनाई नहीं दिया। रिपीट रिपीट करो, मैं ये बोल रही हूँ। अरे बाबा म्यूट करो ना। Fe+2 3d6 है, ठीक है, तो जब तुम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो वो 3d5 बन रहा है। D6 वाला ज्यादा स्टेबल है, D5 वाला ज्यादा स्टेबल है, D5 वाला ज्यादा स्टेबल है। तो जब वो D6 से D5 जा रहा है तो उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा इन द सेंस कि उसको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी D6 से D5 बनाने के लिए, कम एनर्जी में काम चल जाएगा। इसलिए मैंने बोला है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर चेंज ऑफ आयरन 2+ टू आयरन 3+ इज वेरी स्लो। ठीक है जी, बेशक तुम देख भी सकते हो, देख लेते हैं एक बार, नजर भी मार लेते हैं। देखो कितने का चेंज आया, 2900 का ही आया, 1500 से 2900 का चेंज आया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है बेटा, ये डबल भी नहीं है। जबकि यहाँ देखो 1500 से 32, ये देखो 16 से 32, देख रहे हो सारी ऑलमोस्ट डबल डबल हो रही है, देख पा रहे हो क्या? यस मैम। यस, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं बेटा। हो गया, ये 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आप सारे बच्चे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ये भी तुम बताना सोच के कौन सा पॉइंट है ये, 7th पॉइंट। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d are higher than 3d और 5d सीरीज। हम ये क्या बोल दिया आपने, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो 5d की ज्यादा है 3d और 4d से, जबकि होना तो क्या चाहिए था कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये कह रहा है भाई 5d की तो ज्यादा है। ये कैसे हो गया? क्योंकि बेटा अगर आपने नोटिस किया हो, जो मैं 5d सीरीज में पढ़ा रही थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि f ऑर्बिटल की f वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, और आपको पता है जो f वाले शेल होता है, मतलब जो f वाला आपका ऑर्बिटल होता है, उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। तो अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे इस वाले पॉइंट को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से मत रिलेट करना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत जगह जो है तुम्हें कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। एक तरफ वो कहता है कि 5d ज्यादा डिफ्यूज होता है, न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन पे कम होता है, इसलिए वो इजिली मेटल मेटल बॉन्डिंग कर लेते हैं एंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। आयनाइजेशन एनर्जी की जब वो बात करता है तो वो ये कहता है, एक्सप्लेनेशन ये देता है कि भैया पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है 5d की ज्यादा होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ
कि एक एक पॉइंट को लिखते जाना एंड कंफ्यूज मत होना। तो इसका रीजन मैं क्या लिखूंगी बच्चों, इसका रीजन क्या लिखूंगी, ड्यू टू पुअर Poor शील्डिंग shielding. ऑफ, यस, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F electron in 5D ऑर्बिट। ठीक है, हो जाएगा इतना। Yes, ma'am. यानी कि 7 पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए और ये 7 पॉइंट्स में से ही आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालो डेंसिटी। पहला टॉपिक क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड अपना दूसरा टॉपिक क्या है मेरा बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी सबको पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। Yes, ma'am. ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बोल रहा हूँ, नहीं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्टिव डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो डोमिनेंट फैक्टर होता ही नहीं मेरा बेटा। Okay, ठीक है, ma'am. हाँ, मास बाय वॉल्यूम लिखो। डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। क्योंकि अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो ना, वो आधी चीज कन्वे होगी। हाँ, नो डाउट कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन तो बढ़ता है, बट 5D में अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्योंकि F इलेक्ट्रॉन्स ने क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना मेरा बेटा, तो आपको पता है शेल इंक्रीज होती है ना, और शेल इंक्रीज होती है तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो वो तो कायदे से वैलेंस शेल को शील्ड करके रखेंगे, तो उसमें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होगा ही नहीं। बट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, डाउन द ग्रुप जाओगे, शेल तो इंक्रीज हो रही है, इनर कोर में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, F इलेक्ट्रॉन्स है जो F ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं। F इलेक्ट्रॉन्स का मेरा मतलब क्या है, F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है। तो आप ये लाइन जो है जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, चलो Yes, उसके बाद मैं बात करूंगी डेंसिटी की। डेंसिटी आपका होता है मास बाय वॉल्यूम। तो एक बात देखो, अगर मैं मेरा बेटा स्कैंडियम से मैग्नीज तक की बात करूं, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, नहीं कॉपर तक, यस, अगर मेरा बेटा मैं कॉपर तक की बात करूं, तो स्कैंडियम से अगर मैं कॉपर पे जाऊं, आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब मैंने आपको एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बताया तो मैंने, याद करो, ये बताया था स्कैंडियम से मैग्नीज तक डिक्रीज होता है, फिर ऑलमोस्ट सेम, फिर एकदम बढ़ जाता है। बट अगर मैं डेंसिटी वाला टॉपिक देखूंगी तो ध्यान से सुनना, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड डेंसिटी की, उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, वो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि जब स्कैंडियम से आप कॉपर की तरफ जा रहे हो तो आपका रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि साइज डिक्रीज हो रहा है। और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरा बेटा, डिक्रीज हो रहा है। Increase. और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, फिर इंक्रीज होगी। यानी कि स्कैंडियम से जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो वहां पे एक टेबल बनी होगी, लास्ट में देखना डेंसिटी करके है, मैंने वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लाई नहीं हूं मैं, वहां पे आप देखोगे तो आप देखोगे स्कैंडियम से कॉपर कंटिन्यूसली डेंसिटी बढ़ रही है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो अभी कर भी सकते हो, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये पहला पॉइंट बना लो। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरा बेटा इन केस ऑफ जिंक, तो आपको याद करो जिंक में मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नो डाउट मास तो बढ़ेगा बट वॉल्यूम वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा बेटा डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। decrease. तो तुम चेक करो कि कॉपर की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, बट जिंक की क्या है, कम है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको दिख पाएगा जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो इसको लर्न करो कि जो ऑस्मियम हमारा जो बंदा होता है उसकी क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। ऑस्मियम हैज हायर डेंसिटी among all डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है मेरा बेटा, कई बुक्स में ये भी लिखा गया है, अगर तुम कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तो उसमें ये भी लिखा गया है कि इरिडियम और ओस्मियम की ऑलमोस्ट जो है बराबर होती है, बट हल्की फुल्की इरिडियम की ज्यादा होती है ओस्मियम से। बट अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें सवाल में इरिडियम नहीं दिया हुआ तो तुम किसको
कंसिडर करने वाले हो, ऑस्मियम को कंसिडर करोगे तो ऑस्मियम की डेंसिटी क्या होती है, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा डेंसिटी पे? Yes, ma'am. क्या तुमने एनसीईआरटी की टेबल देख ली? देखी है क्या किसी ने? यस मैम। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, सबसे कम स्कैंडियम की डेंसिटी दिखाई दे रही होगी, सबसे कम। फिर उसके बाद टाइटेनियम की उससे ज्यादा, है ना, सॉरी हाँ टाइटेनियम की उससे ज्यादा, फिर वेनेडियम की उससे ज्यादा, कॉपर तक इंक्रीज हो रही है, फिर जिंक की क्या होगी, कम होगी, लेकिन वो स्कैंडियम से कम नहीं होगी, कॉपर से कम होगी, स्कैंडियम से तो बहुत ज्यादा है जिंक की। क्लियर है? देखो यस मैम। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा बेटा ऐसा पार्ट है ना जो आज की क्लास में खत्म नहीं होगा, तो लगभग मैं आज की क्लास में इसको कंप्लीट करा दूंगी, बट जो बचा हुआ पार्ट है वो फिर हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि सेम कल की क्लास में भी सब थ्योरी ही होगी। ठीक है, तो यस, ये मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए मुझे कितने लेक्चर चाहिए, 6 लेक्चर चाहिए होंगे। ठीक है, तो अभी तो आज अपना सेकेंड लेक्चर है, 4 लेक्चर और हैं अब अपने पास। ठीक है, चलो ध्यान से समझना, यहाँ से तुम्हारे कम से कम 10 क्वेश्चन बने हुए हैं नीट में पहले, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसीलिए थोड़ा कान खोल के, आंख खोल के सुनना क्या बोल रही है। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप बोलते हो ना, चार्ज कैरिड बाय एन एलिमेंट, यही बोलते हो आप। अगर मैं बात करूं मेरा बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, अभी मैंने शायद एक लाइन बोली थी आपको थोड़ी देर पहले कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बोला था मैंने? Yes, ma'am. यस मैम। यस, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से आएगी, ध्यान से सुनना। तो वो बोलता है, एनसीईआरटी बोलती है कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो किस वजह से आती है, आर ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ NS एंड N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मतलब NS के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों मैम दोनों की पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि आपने तो कहा था आउटर मोस्ट शेल वाले करते हैं पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में, जब अपन हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। बट आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैम N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहे हैं, क्योंकि याद करो पहली क्लास में मैंने तुम्हें बोला था NS और N-1 डी ऑर्बिटल में जो गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आओ। वो कह रहे हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन एग्जिबिट करेंगे, जब NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि आपको पता ही है, पहले आप S वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, फिर आप D वाले में से निकालते हो, और S वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, मैक्सिमम 2 ही है। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कितने की ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा होगा, शो +2 की तो कर ही रहा होगा, यस और नो? Yes, ma'am. और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, जब वो NS और N-1 डी के इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग। क्लियर है ये वाली लाइन? Ma'am, can you repeat, ma'am, please? यस अभिषेक, मैं बोल रही हूँ, वैसे तो ये समझ में आएगा, मैं आगे और एक्सप्लेन करने भी वाली हूँ उसको। इधर देख, जैसे लेट्स से मैग्नीज है, मैग्नीज में क्या है, 4s2 3d5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सबसे पहले आप S के इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, कि कितने अभिषेक मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो बेटा, यहाँ से 2। तो मैग्नीज +2 की दिखा सकता है ऑक्सीडेशन से। उसके अलावा ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है बॉन्डिंग में, तो वो +3 भी दिखाता है मैग्नीज, अभी मैं आगे दिखाऊंगी, +4 भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है और +7 भी, यानी कि मैग्नीज 7 तक दिखा सकता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएंगे, जब S वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएंगे, जब D वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दें। क्लियर है अभी? Yes, ma'am. ग्रेट। आगे देखो, इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है प्यारी सी ये लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी कहती है कि इट में बी नोटेड दैट, ये नोट करने लायक है। एनसीईआरटी कहता है
ये नोट करने लायक है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ यूनिटी से डिफर करती है। यूनिटी से डिफर करने का क्या मतलब है, मैंने बताया। जो मैग्नीज है वो +2 भी दिखाती है, +3 भी दिखाती है, +4 भी, +5 भी, +6 भी, +7। तो कितने का डिफरेंस है, यूनिटी का। जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, नॉन ट्रांजिशन का मतलब क्या है उसका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझनी है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें कह रहे हैं कि वो जनरली डिफर करते हैं 2 से। याद करो जब मैं तुम्हें ग्रुप 15 बता रही थी, या कोई भी ले लो, ग्रुप 15 में कौन कौन से थे अपने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मैंने उसमें क्या कहा था, +5 और +3 वाले। कितने का है डिफरेंस, 2 का। तो जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जनरली उसमें डिफरेंस होता है 2 का, और आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, यूनिटी का डिफरेंस होता है। आई होप ये चीज भी क्लियर होगी। Yes, ma'am. ठीक है, जिसने मेरे से पी ब्लॉक पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वाला देखा था। अब पी ब्लॉक नहीं पढ़ा ये मत सोचना मैम हमें नहीं आएगा, क्या बिल्कुल आएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें ये बोलूंगी जा बेटा पूरा पी ब्लॉक पढ़ के आ, ऐसी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब ये क्या है, एनसीईआरटी की टेबल है। तो बेटा मैं ना पूरी कोशिश, पूरी क्या, मैं 100% आपको एनसीईआरटी तो कवर करवानी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। बट अब इसका मतलब ये नहीं है मैम अच्छा ऐसा है चलो हम तो 10 बार एनसीईआरटी पढ़ देंगे फिर हमारे के 12 नंबर आ जाएंगे क्या, आंसर इज मे बी नो। क्योंकि एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना और पढ़ के उसमें से क्वेश्चन निकालना अलग बात है ना। तो जब मैं आपको सिखाऊंगी ना, और जब आप अपनी एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आप खुद देखना, खुद क्वेश्चन निकालेंगे। हाँ इस लाइन से ये क्वेश्चन बनता है, हाँ इस लाइन से देखो PYQ बना हुआ था, तुम्हारे दिमाग में चीजें अपने आप दौड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीईआरटी को अपने को क्या करना है, कवर अप करना है फॉर दिस चैप्टर। अब ये एनसीईआरटी की टेबल दिखाई दे रही है तुम्हें, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट, दिख रहा है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर साल इसी टेबल से एक क्वेश्चन बनाता है एनटीए। क्या बनाता है, मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रही हूँ अभी, हालांकि मैं इनको पॉइंट्स भी लिखवा दूंगी, डोंट वरी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैग्नीज है देख रहे हो मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +7 तक। क्रोमियम देखो मैक्सिमम +6 तक, ये +5 तक, +4, +3। हम लर्न कैसे करेंगे, लर्न करना क्या मुश्किल है क्या, इधर देखना, मैग्नीज से उल्टा पहुंचो, उल्टा जाओ मैग्नीज से, मैग्नीज मैक्सिमम +7, +6, +5, +4, +3। बताओ मुश्किल है क्या लर्न करना इसको? No, ma'am. No, ma'am. No, जब आप मैग्नीज के आगे, जब आप मैग्नीज के बाकी आगे वाले एलिमेंट्स पे जाओगे तो आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, मतलब ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहे हैं। देख रहे हो ये मैक्सिमम 6 दिखा रहा है, ये 4, ये 2, 2, 2, 2। इसका रीजन भी है, अभी मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी आपको। इसमें से जो नोट करने लायक बात है वो बेटा ये है कि जो आपका स्कैंडियम है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कौन सी, +3। यहाँ पे लिखो नीट का PYQ, लिखो सारे बच्चे, यहाँ पे नीट का PYQ लिखो, ये आ चुका पेपर में। स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +3। वाई अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, मुझे 1 मिनट 2 मिनट दो, ठीक है। ऐसी जो जिंक है वो भी क्या दिखाता है, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। मैम वाई, आई टेल यू द रीजन। कॉपर भैया जी देखो +1 या +2 में ही तुम्हें हमेशा देखने को मिलेंगे। अब आपने शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस भी की थी, याद है, तो वहां पे मैं बार बार कॉपर +1 कॉपर +2 की बात करती थी, क्योंकि यही इसकी 2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे टाइटेनियम देखो +2, +3, +4। एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, +2 तो सारे ही दिखा रहे हैं स्कैंडियम को छोड़ के, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, पार्ट देखो +2, +3 में, +4 में वो रेयर ही दिखाई देता है, +2, +3 उसकी मोस्ट कॉमन। तो जो ये बोल्ड में लिखी हुई है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, वो है उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? चलो अब हमने इस टेबल को निहार लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। आर यू रेडी ना लिखने के लिए? Yes. तो यहाँ पे कम से कम 8-9 पॉइंट है जो हमें आज की क्लास में लिखना है। तो पहला पॉइंट सारे बच्चे लिखेंगे कि मोस्ट
कॉमन, ध्यान रखना मुझे ज्यादा लेना देना है 3D सीरीज वाले से, 4D 5D सीरीज के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट से मुझे लेना देना ज्यादा नहीं है। जहां पे लेना देना होगा वहां पे मैं आपको बता दूंगी। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो ऑफ, बेटा आप OS को प्लीज पूरा लिखना, क्योंकि कल अगर 1 महीने बाद उठाओगे नोट्स को फिर कहोगे ये OS क्या था, ठीक है। फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज is +2 एक्सेप्ट स्कैंडियम, जो कि क्या दिखाता है, सिर्फ +3। अब इसका रीजन जाने, आइए इसका रीजन क्या हो सकता है। देखो रीजन ना NCERT नहीं लिखेगी कभी भी, रीजन अपने को ही कहीं ना से ढूंढ ढांड के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी जितनी भी चीजें बता रही हूँ आपको उसका रीजन देती रहूं, बट जहां पे आपको लर्न करने के लिए मैंने बोल दिया ना वहां पे लर्न करना पड़ेगा फिर आप, ठीक है। फिलहाल मैंने अभी तक तो आई गेस दूसरी क्लास से कोई ऐसा मैंने रटने के लिए कुछ बोला नहीं है तुमने। स्कैंडियम बेटा अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो 21 होता है, यानी कि 4s2 3d1 होता है। तो एक बात बताओ, जब इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, ये 4s2 4s2 बन जाएगा क्या? मैम 4s1 3d1 4s1 3d1 जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 3d1 बन जाएगा, 3d1 इलेक्ट्रॉन निकालिए, मतलब ये स्कैंडियम +2 है। तो अगर स्कैंडियम, क्योंकि मैंने कहा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तो है ही 3D सीरीज के लिए, बट स्कैंडियम +3 दिखाते हैं। रीजन, क्योंकि बेटा जब ये स्कैंडियम +2 में चला जाता है ना तो ये बन जाता है D1। अब ये कहता है D1 में तो मैं भैया बिल्कुल ही स्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी कि d ऑर्बिटल में, तो वो कहेगा भैया ये भी निकाल के ले जा, मैं तो अपना फिर नोबल गैस लेके ही खुश हूँ। इसीलिए ये क्या नहीं रखना चाहता अपने पास, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहता और ये फटाक से अब इसको लूज करना चाहता है। अगर आपको मैं एक चीज बता दूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, अगर D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर D5 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद स्टेबल होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्कैंडियम क्या चाहेगा, मैं भैया +2 में रह के खुश नहीं हूँ, मैं तो +3 में रह के खुश हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है D1 में वो ले जा। क्योंकि जब तुम स्कैंडियम +3 बनाओगे तो उसमें आर्गन 18 ही रह जाएगा ना बस, बाकी तो छील के निकाल दिए तुमने इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए स्कैंडियम जो है +2 नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है, सिर्फ +3 दिखाता है। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। सेकेंड इसके नीचे लिख लो, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेना भाई ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं स्कैंडियम तेरी विदाई कर मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने क्या पहन लिया, निक्कर कुर्ता जीन्स पहन ली, ठीक है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे मेरा बेटा, जब मैं मैग्नीज तक जाऊंगी ना तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल गई मैं, कि जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक की बात करते हैं तो इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मेरा बेटा, NS के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है और किसके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, N-1 D के, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करके बताती हूँ आपको, यहाँ पे करके बताते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। इधर देखो, ओके। क्रोमियम में क्या है, 4s1 3d5 है, और मैग्नीज में क्या है, 4s2। तो मैंने क्या बोला, मैग्नीज तक जब आप जाओगे स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, तो आपको क्या करना है, N-1 D के इलेक्ट्रॉन और NS के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऐड कर दो, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मैक्सिमम। तो क्रोमियम की मैक्सिमम मैंने अभी आपको दिखाया +6 दिखाता है, और ये मैक्सिमम दिखाता है +7। लेकिन बेटा आप जब मैग्नीज से आगे जाओगे, लाइक कोबाल्ट पे जाओगे, निकल पे जाओगे, कॉपर पे जाओगे, जिंक पे जाओगे, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। क्यों कम है, इधर आओ। अगर मैं बेटा कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट है 4s2
3d7, 1 2 3 4 5। अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, कोई मुझे बता पाएगा क्या? सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? डी में मैम। ऑर्बिटल के फर्स्ट डी में। फर्स्ट में आएगा। और सेवंथ वाला यहाँ बेटा प्लीज माइक अनम्यूट ना करो, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, हंसने की क्या बात है इसमें अभिषेक, हंसने की तो कोई बात ही नहीं है बेटा। ठीक है, ये तो डेली हो ही जाता है मेरे साथ किसी ना किसी बच्चे के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग करने के लिए, जल्दी बताओ। 3। मैम 3 मैम 3। और एस वाले निकाल लेगा वो, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? 2 निकाल सकता है, 3 निकाल सकता है, ठीक है, 4 निकाल सकते हैं, 5। तो आप कहोगे मैक्सिमम में 5 दिखा सकता है, लेकिन कोबाल्ट बेटा मेजरली +2 या +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +4 बहुत रेयर दिखाता है, और +5 तो दिखाता ही नहीं है। ये देख रहे हो आप, ये देखो। अगर तुम निकल पे जाओगे बेटा, निकल में क्या होगा? 4s2 3d8। अब तुम मुझे खुद ही बता दोगे। 1 2 3 4 5, छठा यहाँ पे आएगा, 7th यहाँ पे और 8th यहाँ पे। अब कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? 2। और ये 2, ये तो मैक्सिमम कितनी कर सकता है वो? या तो 2 करेगा, या 3 करेगा, या 4 करेगा। तो आप देख पा रहे हो कॉपर में क्या होगा? एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम कितने कर सकता है? या तो एक ये निकाल सकता है, या 2 ये निकाल सकता है। देख पा रहे हो? अगर मैं जिंक की बात करूं तो ये सारे फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, तो सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल सकता है। आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जब मैं मैग्नीज से दूर जा रही हूँ तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। ठीक है, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। अब मैं इस पॉइंट को क्या करूंगी, अगर आपको लिखना है तो प्लीज लिख लो, अदरवाइज फिर मैं इसको इरेज करूँ। यस पलक, मैम ये एक बार रिपीट कर दो दोबारा। कौन से वाला करती हूँ मेरा बेटा? देख, निकल वाला। अच्छा, निकल वाला मैं ये बोल रही थी बेटा, निकल में क्या होता है? 3d2 और सॉरी 4s2 3d8 होता है ना। तो ये मैं ऐसे करके दिखा रही थी, मैं एक बार फिर करके दिखा देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यही आएगा पलक, 7th यहाँ आएगा और 8th यहाँ आएगा मेरा बेटा। यस मैम। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना बॉन्डिंग में, क्योंकि ये तो पेयरिंग हो गई इनकी, है यस ना। मैम। दिस विल नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, तो या तो ये अब s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, या ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, या ये। तो यानी कि या तो ये +2 शो कर सकता है, नहीं तो +3 या +4। वैसे निकल के आप बहुत कम देखोगे +3 और +4, क्योंकि निकल जो होता है वो स्टेबल होता है +2 में। बट यस, ये +4 तक दिखा सकता है। तो जैसे जैसे आप D6 D7 D8 पे जाएंगे तो पेयरिंग होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। चलो अब मैं इसको देखो इरेज कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे पॉइंट लिखते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेरे सारे बच्चे कि ऑस्मियम जो है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो +8 होती है अमंग ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, आपसे ये पूछेगा कि बताओ इनमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, जिसमें से ऑस्मियम भी एक आपके ऑप्शन में होगा। तो आप ऑप्शन पे क्या टिक करके आओगे? ऑस्मियम। याद करो ओसियम किसका वो है, फैमिली मेंबर है? आयरन का। याद है ना, आयरन लूट गया ओसम। जबकि हमारा जो आयरन भैया है वो मैक्सिमम 6 तक दिखा रहा है, 6 भी बहुत रेयर दिखाता है, मेनली वो 2 और 3 दिखाता है, बट 6 तक जा रहा है वो। लेकिन ओस्मियम भैया जी देखो कहाँ तक जा रहे हैं, +8 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये +8 भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। फोर्थ की बात करूं, लिखो, इसके बाद लिखो टाइटेनियम 4, लिखो मेरा बेटा, टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2 एंड टाइटेनियम 3। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? जब तक मैं नीचे वाला पॉइंट लिख लेती हूँ।
यस, कौन बताने वाला है? शिखा। ओके, बताओ जिसने हैंड रेस किया, किसने किया? यस, अंशिका। अंशिका, वाई टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल टाइटेनियम 2 और 3 से? यस, डी में 0 हो गए। देखो मैंने कहा था ना, अगर किसी को 0 मिल रहा है तो वो क्या कहेगा, भैया मैं तो 0 लेके खुश हूँ। जबकि टाइटेनियम प्लस में D2 है और टाइटेनियम 3 प्लस में कितना है मेरा बेटा? D1 है। तो टाइटेनियम +3 में तो वो कहेगा भाई मैं तो खुश नहीं हूँ, +4, मैं तो +4 में रह के खुश हूँ। इसलिए एनसीईआरटी लाइन बोलती है टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2 एंड टाइटेनियम 3। क्लियर है मेरा बेटा ये वाली बात? यस मैम। और जो ये बच्चे लीव कर रहे हैं ना क्लास से, बेटा पहले बता रही हूँ, क्लास से अगर तुम लीव करते चले गए ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्लास में ज्वाइन किए थे 40 स्टूडेंट्स, 5 बच्चे गायब हो चुके हैं और अभी क्लास खत्म होने में 10 मिनट है। और हाँ, एक चीज मैं अपने बारे में ये बता दूं, पता नहीं तुम लोगों को ये अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, कि मैं क्लास एक्सटेंड करती हूँ बेटा। जो मेरे से पिछले साल पढ़े थे या जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, मैं उसी सेम टाइम पे नहीं छोड़ती हूँ कभी भी। अगर 8:15 की क्लास है तो मैं वो क्लास समझ लो 10 मिनट पे एक्सटेंड करूंगी। तो ये हमेशा अपने दिमाग में लाना कि जब भी केमिस्ट्री क्लास होगी मैम टाइम पे तो नहीं छोड़ेगी कभी, ठीक है? क्योंकि सिलेबस करवाना है तो मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा मेरा बेटा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये वाला पॉइंट लिखो। इट इज फाउंड दैट, क्या बोला? फाउंड दैट का मतलब क्या? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है हैवियर एलिमेंट्स के लिए। मैम ये क्या बोल दिया आपने? आप तो पी ब्लॉक में कह रहे थे जैसे जैसे नीचे जाओगे मैम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो यही तो है डी ब्लॉक में एक्सेप्शंस। तो वो कह रहे हैं कि भैया हम रीजन नहीं बताते ऐसा क्यों हुआ, हम तो सीधा ये बोल देंगे कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हैवियर एलिमेंट्स के लिए ज्यादा स्टेबल। एग्जांपल, जैसे आपका मोलिबेल्डियम है और जो आपका टंगस्टन है वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, इज मोर स्टेबल देन किससे? क्रोमियम के 6 वाले से, क्रोमियम के 6 वाले से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि डाइक्रोमेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एनसीईआरटी लिखती है कि डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जबकि वो लिखती है कि टंगस्टन का ऑक्साइड एंड मोलिबेल्डियम का ऑक्साइड ये नॉट सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों लिखती है भला? ऐसा क्यों लिखती होगी? क्योंकि बेटा अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे क्रोमियम बेटा +6 में है। अब वो +6 से कम पे ही जाएगी ना, +2 +3 +4 पे जाएगी, क्योंकि क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा बेटा? +6 होती है। बेटा नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। तो ये अपने आप को रिड्यूस ही तो करेगा ना, ऑक्सीडाइज थोड़ी ना करेगा। +6 से ज्यादा तो वो दिखा ही नहीं सकता। जबकि जो टंगस्टन का ऑक्साइड और जो मोलिबेल्डियम का ऑक्साइड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि ये +6 में ज्यादा स्टेबल है, तो ये कम में नहीं जाना चाहेंगे। तो ये एनसीईआरटी बोलती है। आई होप क्लियर हो गया होगा एनसीईआरटी क्यों बोल रही है, क्योंकि मोलिबेल्डियम। मैम प्लीज एक बार और बता दीजिए। मैम रिपीट कर दो। 1 मिनट बेटा कर रही हूँ। मोलिबेल्डियम और टंगस्टन में जो 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम से 6 वाली, ठीक है? क्योंकि बेटा क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, तो +6 से नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। मतलब वो रिड्यूस कर सकता है खुद को, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि टंगस्टन और मोलिबेल्डियम की 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन डाइक्रोमेट से कम, क्योंकि वो +6 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्रोमियम +6। ठीक है जी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद लिखते हैं, लिखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है मेरा बेटा? ये 6 लिखो। इफ द एलिमेंट, अगर मान लो आपका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है
in one or more than one oxidation state, then the stability can be find out from their electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो तुम सबने पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है ना, किसी ने स्कूल में पढ़ा होगा, किसी ने मुझसे पढ़ा होगा। तो वो बोल रहा है बेटा अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे कॉपर है, याद करो मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी कराए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर कॉपर +1 है तो वो अगर कॉपर में जाना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाँ या ना, और अगर कॉपर +2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें इसकी ई नोट की वैल्यू बताऊं, मैंने लिखी हुई है, मुझे याद नहीं है और तुम्हें भी याद नहीं करनी है, और इसकी होती है 0.34, ये आप याद कर सकते हो। तो आप एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं कॉपर प्लस की, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो खुद को क्या करना चाहेगा, जल्दी बताओ, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस सीखा, रिड्यूस करना चाहेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, यानी कि ये कॉपर +1 से कॉपर में जाना चाहेगा ना, ये कॉपर +2 से कॉपर में इतना नहीं जाना चाहेगा जितना कॉपर +1 जाना चाहेगा। तो मैं ये बोल दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज ग्रेटर देन कॉपर +1, यस और नो। हालांकि मैं कल दोबारा इस पे बात करूंगी, क्योंकि जब मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिखाऊंगी, उसके कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, तो वहां पे दोबारा जिक्र आएगा इसका कि कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है। और मैं बता दे रही हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। एनटीए को कंडक्ट कराते पेपर तो वो अपने एक्सपर्ट से बनवाता है, पर छोड़ो, नीट का लिख देते फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, बार बार आता है ये। इसका रीजन पूछते हैं कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल कौन है, क्यों है कॉपर +1 से, तो वो मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि आपको पेपर में अगर वैल्यूज नहीं पता होंगी तो कैसे बताओगे, अब ये थोड़ी ना वैल्यूज लर्न करने बैठोगे, कुछ और रीजन दो मैम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसका स्टेबिलिटी हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर +1 कॉपर में जाना चाहेगा, लेकिन कॉपर +2 इतना ज्यादा नहीं जाना पसंद करेगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है अगर मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ। और ये बातें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अभी भी हालांकि बताई दी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिख लोगे क्या, यस मैम, Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, पॉइंट लिखो क्योंकि 1-2 पॉइंट और हैं। 7th पॉइंट लिखो मेरा बेटा, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल, the compounds of metal with fluorine and oxygen exhibit high oxidation state as fluorine and oxygen is more electronegative element। क्या बोल दिया बेटा मैंने यहाँ पे, मैंने एक लाइन ये बोल दी कि जो आपका ट्रांजिशन मेटल है अगर उनके कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं तो बेटा वो पक्का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को छील के निकाल के आ जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज्यादा होगी, यस और नो। देखना चाहोगे कौन कौन है ऐसे लोग, देखो एक तो आपका ये है वेनेडियम का ऑक्साइड होता है, रट्टा नहीं मारना है इसको, एक आपका है MnO4 नेगेटिव, एक आपका फेवरेट CrO4 नेगेटिव। अगर आप नोटिस करोगे तो देखो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाए हुए हैं, तो वेनेडियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X-4 +1 +5 में है, देख रहे हो, और ये +4 में है, ये किस में है, +7 में है, ये +6 में है। तो देख रहे हो जैसे ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो आप, ज्यादा है, देख रहे हो। उसके बाद एक पॉइंट लिखोगे, ऑक्सीजन स्टेबलाइज
high oxidation state even more than the fluorine, even more than the fluorine, due to ability to form multiple bond. क्या लिख दिया मेरा बेटा? मैंने ये बोला, ध्यान से सुन लो, अगर वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ है कोई आपका ट्रांजिशन मेटल तो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, लेकिन अगर मान लो वो ऑक्सीजन के साथ है तो बेटा वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें ज्यादा स्टेबल होगी. रीजन आपको पता है ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी होती है, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. फ्लोरीन एक बॉन्ड बना पाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना पाता है, तो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से वो स्टेबलाइज करेगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को. एग्जांपल बताऊं, ये देखो MnF4, यहाँ पे देखो फ्लोरीन किसमें है, सॉरी मैग्नीज किसमें है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, टेट्राहेड्रल होता है ये देखो. अगर मैं बात करूं Mn2O7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, Mn की निकालो ना, निकालो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Mn2O7. चुप बैठने की जरूरत नहीं है, अभी मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी. बताओ. हाँ +7. अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं निकालने का, इसमें तो सबके जवाब आने चाहिए भाई. किस किस की निकल गई थी ऑक्सीडेशन स्टेट? हैंड रेस करना. अच्छा निकल गई थी ना, हाँ मैं सोचू कोई बोल ही नहीं रहा. चलो ठीक है. तो आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, तो देख रहे हो वो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को एज कंपेयर टू फ्लोरीन. ये भी नीट का क्या है, PY. अभी ये सारे मैं करवाऊंगी PYQ, अभी तो मैं बोल रही हूँ. पूछा किस तरीके से हुआ था पेपर में, अभी दिखाती हूँ. क्लियर है क्या? जल्दी बोलो. यस मैम. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ यही पॉइंट्स लिखो. बाकी कितने पॉइंट्स लिखवाए मैंने? 8 पॉइंट लिखवा लिए, बाकी मैं कल करवाऊंगी. इधर देखो, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती हूँ. एक ये ना बेटा मैं स्निपिंग लाई हूँ NCERT की, हालांकि इसको मैं कल दोबारा भी यूज करूंगी, बस मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ. ये देख रहे हो बेटा, टाइटेनियम अगर मान लो आपका बॉन्ड बना रहा है हेलोजन के साथ, तो देख रहे हो मैक्सिमम उसको +4 पहुंच रहा है, देख पा रहे हो. वेनेडियम देखो, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ बना रहे हैं, अगर हेलोजन आपका फ्लोरीन या ऑक्सीजन होगा तो देखो वेनेडियम +5 में पहुंच रहा है मेरा बेटा, देख लो. यानी कि वेनेडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ है यहाँ पे. देखो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फ्लोरीन के साथ है, देख पा रहे हो मेरा बेटा. मैग्नीज की देखो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ +4 है, जबकि बाकी अगर आप नोटिस करोगे किसी की इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वही सेम रीजन बोलोगे, क्योंकि वही है क्या बोलते हैं, फ्लोरीन है तो चलो फिर भी हद तक कुछ दिखा देगा, बट नॉर्मली +2 +3 यही देखने को मिलेंगे. यहाँ पे देखो अगर ऑक्सीजन के साथ है, इधर आओ, अगर ऑक्सीजन के साथ है तो आप देख पा रहे हो Mn2O7 +7 तक दिखा दे रहा है बेटा, देख पा रहे हो. ये देखो क्रोमियम भी जो है ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम +6 दिखा रहा है. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ रट्टा मार लो, रट्टा नहीं मारना है इसमें, ये सिर्फ दिखा रही हूँ मैं आपको. जैसे जिंक देखो, ये बेचारा +2 में ही है. कॉपर भी या तो +2 में मिलेगा या +1 में. निकल की भी देखो +2 ज्यादा स्टेबल होती है, तो देखो वो निकल ऑक्साइड बना रहा है जिसमें निकल +2 है. ठीक है जी, ओके. अब आती है क्वेश्चन की बारी. तो कितने क्वेश्चन है? 6-7 क्वेश्चन है बेटा. तुम लोगों का टेस्ट है अब 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का टेस्ट है. पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के आगे ये रहा. चलो इसको स्टार्ट करो करना, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो बेटा मजा आएगा ही नहीं. वेरी गुड पलक. मैं देखना चाहती हूँ कितने बजे. आई नो बेटा थ्योरेटिकल वाला चैप्टर थोड़ा सा मेरे को भी पढ़ाने, मतलब मेरे को ज्यादा बोलना पड़ता है उसमें थ्योरेटिकल वाले में, लेकिन हाँ ये होता है कि तुम लोगों का स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको कभी भी ये मत सोचना कि मैम बहुत बोरिंग चैप्टर है. इसको प्लीज अच्छे से करना, ये सोच के कि हाँ कहीं से तो हमारे पक्के नंबर हो रहे हैं. तो 12 नंबर का
चैप्टर चल रहा है, ये 6 लेक्चर में आपको 12 नंबर मिल रहे हैं बेटा, इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया। मिसबा हुआ नहीं बेटा? शगुन आप बताएंगी? मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज की क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है ना? नो मैम। चलो क्वेश्चन 2 करें सारे बच्चे। क्या बात है, मिसबा आप बताओ बेटा। ऑप्शन सी। वेरी गुड, क्या सभी का ऑप्शन सी है? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। अभी बताया था ये वाला तो अपन ने, क्रोमियम मैग्नीज और वेनेडियम वाला। होना तो मैग्नीज का चाहिए बट क्रोमियम का ज्यादा होता था, याद करो। ठीक है, यस मैम। चलो ये अच्छी बात है, इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं होता ज्यादा, क्योंकि थ्योरी में कवर हो जाता है। ये वाला करो। अच्छा, 2 पीयूष हैं क्या अपनी क्लास में? एक नॉर्मल पीयूष और पीयूष ठाकुर, ऐसा ही क्या? हम्म, ओके पीयूष आप बताइए। मैम ऑप्शन बी। नहीं, पीयूष ठाकुर। नीलम आप बताइए। नीलम। मैम ऑप्शन मुस्कान। बी। हाँ ऑप्शन बी। एग्री करते हो? नहीं, मैग्नीज ही तो है। यस मैम। और ये Yes, क्या है? ma'am. स्कैंडियम टेरीविदाइल, ये वेनेडियम है। और ये क्या है तुम्हारा? क्या कौन सा है ये आपका? 22 टाइटेनियम है ना? और ये कौन सा है तुम्हारा? क्रोमियम। तो मैग्नीज की क्या होगी? +7 तक वो दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये देखो 2002 में आया, 2000 में आया, 1994 में आया। देखो देखो सबके हैंड रेज हो रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। अरे क्या बात है, अभिषेक आप बताओ बेटा। Ma'am, manganese. वेरी गुड, चले आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये हो सकता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे हो सकता है ना हो, क्योंकि आप लोग मेरी पहले वाली क्लास में नहीं थे और ये पहली वाली क्लास से रिलेटेड है, तो ये मत सोचना मैम क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को इनकरेक्ट पूछा है। मुस्कान आपका हो गया बेटा? मैम यस, ये होमवर्क में भी था कि इस क्वेश्चन में। होमवर्क में भी दिया था क्या मैंने? यस मैम। अच्छा, यस मैम दिया। क्या आएगा फिर इसका आंसर? मैम डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। यस मैम। यस। यस मैम। देखो बेटा, ये तीनों अपने लिखे थे नोट्स में। पहला तो ये कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और मैक्सिमम जाता है D5 तक। लेकिन मैंने कहा था मैग्नीज और टेक्टिनियम का देख रहे थे आप, ग्राफ में डिप जा रहा था। ठीक है, तो अगर आप उसको छोड़ दें तो तब तक तो बढ़ेगा, उसके बाद जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वो फिर ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ ग्राफ था, अगर तुम्हें याद हो तो, ऐसा। ठीक है, ये बढ़ता है फिर डिप आता है, ये देखो ऐसा था, ऐसा कुछ था, है ना?
यस मैम। अरे ये गायब क्यों हो रहा है? हाँ ऐसा था, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बोला ट्रांजिशन मेटल हार्ड है, ठीक है, हार्ड थे क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, सेकेंड और थर्ड सीरीज जो होती है उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता था, ज्यादा होता था। तो मतलब तीनों पॉइंट ठीक है ये, तो इसका आंसर आएगा, कोई भी गलत नहीं है। ये वाला करो मेरा बेटा। आज कोमल नहीं आई, कोमल, हाँ कोमल नहीं आई आज। मैम मैं प्रेजेंट हूँ लेकिन जीमेल दूसरी है। अच्छा, तभी मैं सोचू आवाज तो कोमल की दिखाई क्यों नहीं दे रही वो। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जिसकी डेंसिटी कम है मेरा बेटा? सलम आप बताइए। मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 निकल। मैम कॉपर होगी। कॉपर मैम जिंक है, जिंक। मैम जिंक है। मैंने आपको एक सुनो इधर, मैंने कहा था से कॉपर डेंसिटी बढ़ेगी और जिंक की कम होगी, लेकिन बेटा वो कम स्कैंडियम से कम नहीं है, कॉपर से कम है। आप, मैंने तभी बोला था एनसीईआरटी की टेबल निकाल के देखो, स्कैंडियम की आपको बहुत कम मिलेगी, चेक करो उस टेबल को, चेक करो। नहीं अभी नहीं कर रहे हो तो घर जाके कर लेना, डोंट वरी, बट एक बार देख लेना। ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। कौन से पेयर ऑफ एलिमेंट्स में n-1 d ऑर्बिटल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? अरे ये भी हो गया, क्या बात है, तुम तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हो। मैम ये भी होमवर्क में था। ये भी था? अच्छा यस मैम। ठीक है, सही है ना। अच्छा होमवर्क में था ना, क्लास में तो नहीं करवाया था ना, फिर ठीक है, चलो फिर तो ठीक है। क्या इसका मतलब होमवर्क करते हो तुम लोग? हाँ अंशिका, अंश आप बताइए, जल्दी बताओ फिर तुम भी लेट हो जाओगे। मुस्कान आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस। नहीं नहीं अंशिका इधर देख बेटा, क्रोमियम में क्या होता है, D5 होता है, मैग्नीज में भी D5 होता है, कॉपर में D10 होता है, इसमें भी D10 होता है, तो 2 और 3 हो गया ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ज्यादा ही हो गए भाई क्वेश्चन, 5 बोले थे मैंने तो, 8 क्वेश्चन पे आ गए हम। करो बेटा। कॉपर की सेकेंड हाई एनाइजेशन एनर्जी है, दिस इज बिकॉज ऑफ, किस वजह से है? हाँ शिखा। मैम ऑप्शन बी। यस D10 की वजह से है, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 9th। ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विद, बताओ कोई भी बता दो। अस्मा आप बताओगी? मैम ऑप्शन 4। वेरी गुड, मैम ऑप्शन 4। यस। तो ये 9 क्वेश्चंस थे मेरा बेटा। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, आप लोगों को जाना नहीं है क्लास छोड़ के, ध्यान से सुन लो। आप लोगों को इस चैप्टर के लिए मॉड्यूल करने हैं। क्या आप लोगों ने देख लिया कि मैंने मॉड्यूल अपलोड कर दिया ऑलरेडी? तुम्हारी रिसोर्स शीट में तुम जाओगे तो मैंने मॉड्यूल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। स्टार्टिंग में आपको थ्योरी दिखेगी, बाद में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें से सेक्शन 1 तुम्हें मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तुमने कर भी लिया है क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी, जब भी मेरी क्लास में बैठोगे ना, क्लास खत्म होने के 5 मिनट पहले ही तुम अपना मॉड्यूल ओपन कर लोगे, फिर चाहे तुम लैपटॉप में क्लास ले रहे हो या फोन में। सेक्शन बी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चंस कवर हुए हैं, और वो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। 2nd, 3rd, 5th, 7th, 8th और 9th, ये वाले क्वेश्चन अभी मॉड्यूल सेक्शन बी से कवर हुए हैं। उसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ और क्वेश्चन दिया अलग से। एक ये क्वेश्चन दिया है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा करेक्ट है और एक ये क्वेश्चन दिया और एक ये, ठीक है। तो टोटल आपके शायद 11-12 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये आपके होमवर्क है। पहली चीज तो ये, आप लोगों को पता है आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप बन चुका है, वहां पे अपने डाउट पोस्ट करो और इंस्टेंट आंसर पाओ ठीक है, क्योंकि वहां पे 3 टीचर्स ऐड है मेरा बेटा, तो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो दूसरे टीचर्स भी आपको आंसर कर देंगे। तो लेकिन अपन को मॉड्यूल करना है इसमें, और ये भी ध्यान रखना जेई के क्वेश्चंस भी लगाने हैं इस वाले चैप्टर में, क्योंकि जेई के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं इसमें,
नीट के इतने ज्यादा सिंपल हैं, वो हो जाएंगे आपसे, बट हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो आज क्या क्या पढ़ लिया हमने मेन जल्दी बताओ। चलो तुम लोगों का टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का टेस्ट है। अब जल्दी से मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसका होता है, किसकी होती है? ऑस्मियम। ऑस्मियम। +1 नंबर दे दो अपने आप को, 1 नंबर, मतलब दिखाता तो ये +8 है मतलब अपने आप को 1 नंबर दे दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आप लोगों का, 3D सीरीज में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है? स्कैंडियम। Scandium. स्कैंडियम। भी नहीं दिखाता। स्कैंडियम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पढ़ाया और मैंने, और क्या पढ़ाया याद करो। हाँ, और जो अगर मैं बताऊं, पूछूं कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है। अच्छा, ओके, और मुझे ये बताओ, जो आपका वो होता है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है मैग्नीज की, वो ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होता है। मैम ज्यादा होती है, स्टेबल होता है। इज वेरी हाई। मैम ज्यादा होती है। यस, वेरी गुड। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल है, कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है? कॉपर +2। कॉपर +2। अभी तो हमने देखा इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से देखा, कल हम इसका एक बार रीजन भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना मेरा बेटा बहुत है। इस तरीके से इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है।